चलिए, तो क्या हाल जनता के? ठीक ठाक। तो लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? सेक्टर्स। सेक्टर्स याद हो गया? तो सेक्टर्स को हम लोग कैटेगराइज किए थे 3 पार्ट में, है ना? बाय नेचर, बाय कंडीशन, बाय ऑनरशिप, है ना? तो बाय नेचर में 3 देखे थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बाय नेचर 3 हो गया, बाय कंडीशन 2। हाँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और ऑनरशिप में 2 देखे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स। और फिर लास्ट में कोर सेक्टर्स देखे थे जो 8 था, है ना? तो सेक्टर समझ में आ गया सभी को? चलिए आज नया चैप्टर देखते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का राष्ट्रीय आय। ठीक है, नेशनल इनकम। ठीक है, तो थोड़ा पहले इसका बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नेशनल इनकम का बैकग्राउंड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय आय को मेजर करने का सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय आय नापने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसी बुक में सबसे पहली बार 1867-68 में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय आय निकाला था। और साथ ही साथ भारत में एक व्यक्ति कितना कमाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, निकालने का प्रयास सबसे पहले दादा भाई नौरोजी करते हैं। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी इसमें क्या निकालते हैं? पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो कितना बताया था? 20 रुपए। एक भारतीय सालाना कितना कमाता है? 20 रुपए कमाता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय जो मेजर करने का काम करती है वो एक संस्था करती है जिसका नाम है CSO। ठीक है, अभी के दौर में राष्ट्रीय आय कौन निकालती है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बना कब है? 1951 ईस्वी में। स्थापना कब हुई है? 1951। और इसी के द्वारा क्या होता है? भारत की राष्ट्रीय आय निकालने का कार्य किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। यहां तक समझ में आया? अभी तक हम लोग सिर्फ बैकग्राउंड की चर्चा कर रहे हैं। प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी, वर्तमान में CSO के द्वारा निकाला जाता है। क्लियर है ना? चल, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, रब कर दे इसको, आगे बढ़े। चल,
चलिए, तो भारत में किसी का भी राष्ट्रीय आय निकालना, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकालना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत टफ काम है। कितना एक एक आदमी को जोड़ के आप प्रति व्यक्ति आय निकालिएगा और उसके आधार पर नेशनल इनकम निकालिएगा। ठीक है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए जो आधार बनाया जाता है, नेशनल इनकम निकालने का जो बेस बनाया जाता है वो दो बेस है। ठीक है, बहुत आसान है वो बेस। कौन कौन? एक गुड्स और दूसरा सर्विस। हम लोग तो शुरू से पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स में इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन है ही, तो गुड्स का हम लोग या तो प्रोडक्शन गुड्स का करते हैं या तो प्रोडक्शन सर्विस का करते हैं। ठीक है, अगर इसी गुड्स और सर्विस को हम लोग ओवरऑल निकाल लेते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ वस्तु का और कितनी सेवाओं का उत्पादन हुआ, अगर उसको हम लोग चेंज कर दे किसमें? मॉनेटरी वैल्यू में, मौद्रिक मूल्य में, यानी कि गुड्स का कितना प्राइस है और सर्विस का कितना प्राइस है, पैसे में अगर इसको निकाल लें, क्योंकि गुड्स तो बहुत अलग अलग कैटेगरी में हम लोग मेजर करते हैं ना। किसी को जैसे कपड़ा बना रहा तो मीटर में मेजर करते हैं, है ना। कोई मान लीजिए कि लिक्विड से रिलेटेड लुब्रिकेंट्स हो रहा है तो उसे हम लोग लीटर में मेजरमेंट करते हैं। अगर उत्पादन अनाजों का हो रहा है तो उसे किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो सबका तो कैटेगरी अलग अलग, लेकिन सबको अगर एक रुपए में हम लोग निकाल ले कि इसका कॉस्ट वैल्यू क्या होता है और अगर उसी को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल जाएगा? नेशनल इनकम निकल जाएगा ना। तो नेशनल इनकम को निकालने का जो मेन बेस होता है वो क्या क्या होता है? वस्तु होता है और सेवाएं होती है, गुड्स एवं सर्विस होती है। अब इसके आधार पर नेशनल इनकम निकालने के कुछ तरीके, ठीक है, इन तरीकों को हम लोग जानते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ठीक है, तो किसी भी देश का राष्ट्रीय आय निकालने के कितने तरीके? 4 तरीके, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ठीक है, इसी के द्वारा हम लोग राष्ट्रीय आय ज्ञात कर लेते हैं, जिसमें सहायता कौन करेगी? सीएसओ करेगी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वो यही सब मेजर करती है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना वस्तु का उत्पादन हुआ, कितने रुपए का वस्तु था, कितना बिका, है ना, क्या कॉस्टिंग आई, क्या प्रॉफिट आया, प्लस कितनी सर्विस का उत्पादन हुआ, उसका क्या मॉनेटरी वैल्यू है। उन दोनों को क्या करती है? आपस में जोड़ देती है। ठीक है, यानी कि अगर ये गुड्स को और सर्विस को दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल जाएगा? नेशनल इनकम निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, लिख लेते ना जीडीपी, जीएनपी वगैरह। चलिए, ठीक है, तो जीडीपी को हम लोग फुल फॉर्म में क्या लिखते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यही क्या है? यही है जीडीपी। तो नेशनल इनकम समझने के पहले दो सिर्फ टर्मिनोलॉजी को समझ जाए तो आगे आसान हो जाएगा। एक क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस क्या होता है? और एक क्या होता है? नेट। इसको कहते हैं सकल, इसको कहते हैं शुद्ध, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक सिलेंडर टैंक, ठीक है। अब इस टैंक का जो मेटल बॉडी जो है, उस बॉडी का वेट कितना है? मान लेते हैं 18 kg।
ठीक है। सिलेंडर का जो मेटल वेट है वो कितना है, 18 केजी, ठीक है। और इस 18 केजी के कंटेनर में हम लोग मान लेते हैं 14.2 केजी गैस डाल सकते हैं। क्लियर है? सिलेंडर का वेट 18 केजी, जबकि गैस का वेट 14 केजी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिलेंडर का ग्रॉस वेट का बात करें हम लोग, ओवरऑल, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ओवरऑल, तो सिलेंडर का ओवरऑल वेट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, 32.2 केजी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, 32.2 केजी, उसका ग्रॉस वेट कहलाएगा, ठीक है। अब कोई भी वेट पूछे, ग्रॉस वेट तो टोटल हो गया, अगर यही पूछे कि नहीं कंटेनर का वेट कितना है, नेट कंटेनर वेट, वर्ड क्या लगा दिया, नेट, तो नेट कंटेनर वेट बोल दे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्रॉस जो निकाले थे, ग्रॉस में से अगर हम लोग माइनस कर देते हैं गैस का वेट, तो क्या शुद्ध गैस सिलेंडर का वेट निकल जाएगा, है ना। तो ग्रॉस हमेशा याद रखेंगे, ये क्या होता है, ज्यादा होता है, और नेट जब भी निकलेगा क्या होगा, कम निकलेगा। जैसे होता है ग्रॉस सैलरी, किसी का मान लेते हैं ग्रॉस सैलरी कितना है, 35,000, ठीक है, लेकिन जब उसी का हम लोग देखेंगे नेट सैलरी, तो अब उसमें टीडीएस कट रहा है, इंश्योरेंस का क्लेम कट रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस कट रहा है, 8,000 कट गया, ठीक है, तो उसको पैसा कितना मिला, 27,000, तो नेट सैलरी कितना है, 27, जबकि ग्रॉस कितना है, 35। तो देख रहे हैं ना, ग्रॉस हमेशा क्या होगा, नेट से ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग आगे जब जीडीपी और जीएनपी पढ़ेंगे तो ये नेट वर्ड हमेशा आएगा और उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। हाँ, नेट पेएबल में कितना आपको शुद्ध देना है ना। चलिए मिटा दे। चलिए तो अब डोमेस्टिक, यहाँ पर सिर्फ वर्ड पकड़ने का काम करेंगे। यहाँ पर जो वर्ड हम लोगों को पकड़ना है वो क्या पकड़ना है, डोमेस्टिक, घरेलू, ठीक है। तो घरेलू को कैसे डिफाइन करें, मान लेते हैं कि ये इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इसके अंदर जो है ठीक है, इसके अंदर जो है वो कौन है, घरेलू है, ठीक है। और इसके बाहर मान लेते हैं कि यहाँ पे श्रीलंका, ठीक है। तो क्या ये इंडिया के डोमेस्टिक एरिया में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री के बाहर चला गया ना, ठीक है। तो डोमेस्टिक मतलब भारत की सीमा के अंदर, ठीक है। तो वर्ड क्या है, डोमेस्टिक। तो भारत एक साल में अपने क्षेत्र में जो भी उत्पादन कर रहा है, किस चीज का, गुड्स का, और साथ ही साथ सर्विस का, इसका अगर हम लोग मॉनेटरी वैल्यू निकाल लें, पैसे में इसको निकाल लें, तो वही क्या कहलाएगा, किसी भी देश का जीडीपी कहलाएगा, ठीक है। तो जीडीपी की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक वित्तीय वर्ष में, क्योंकि देखिए जब भी हम लोग जीडीपी या जीएनपी निकालेंगे तो एक ईयर बेस में निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल ईयर को कंसीडर कर लेते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में भारत के क्षेत्र में जो भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है और सेवा का उत्पादन हो रहा है, उसी के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय आय कहा जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक परिभाषा क्या निकली, लिख लीजिए, किसी भी, हाँ, किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर, उसकी भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के
मौद्रिक मूल्य के योग को, मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्लियर है? कोई भी डाउट नहीं ना? चलिए अब देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा फिजिकल बाउंड्री है, यहां पर एक कंपनी है, इस फिजिकल बाउंड्री के अंदर क्या है? टाटा। ये भी क्या उत्पादन कर रही है? गुड्स का और सर्विस का। क्लियर है? एक कंपनी है रिबॉक, ठीक है, ये भी क्या उत्पादन कर रही है? वस्तु का या सर्विस का। क्लियर है? इसका भी उत्पादन कहाँ हो रहा है? इस घरेलू सीमा के अंदर हो रहा है, हो रहा है ना? तो क्या रिबॉक जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन करके पैसा कमा रहा है, क्या उसको जीडीपी में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि बात किसकी हो रही है? डोमेस्टिक की। तो डोमेस्टिक में तो दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना, इंडिजीनियस भी हो सकता है और फॉरेन भी हो सकता है। विदेशी लोग का भी यहाँ पर फैक्ट्री है जो वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहे हैं। भारतीय कंपनी है, वो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रही है। ठीक है, तो जीडीपी में दोनों का योगदान होता है। किसका किसका? देशी आय प्लस विदेशी आय, दोनों को हम लोग जीडीपी में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब मान लेते हैं कि एक भारतीय श्रीलंका में भी काम कर रहा है, क्या इसके पैसे को जोड़ेंगे? है ये भारतीय, क्या इसके पैसे को जोड़ देंगे जीडीपी में? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है? सिर्फ घरेलू की। तो घरेलू तो यही है ना, ठीक है? तो इसीलिए जो भी विदेशों में भारतीय काम कर रहे हैं, उनके पैसों को जीडीपी में ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है? लेकिन विदेशी जो भारत में रह के आय अर्जित कर रहे हैं, उसके पैसे को जोड़ा जाता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? तो इसीलिए बता रहे डोमेस्टिक वर्ड पर ध्यान देना है कि इस भारत के फिजिकल बाउंड्री के अंदर, अब ये जो इंडियन यहाँ पे कमा रहा है, तो इस बाउंड्री के अंदर थोड़ी कमा रहा है, ये तो यहाँ कमा रहा है। तो यहाँ के श्रीलंका के जीडीपी में कंसीडर करेंगे, लेकिन भारत के जीडीपी में इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है? जीडीपी को और शॉर्ट में अगर हम लोग फॉर्मूला वाइज लिखना चाहें, तो जीडीपी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, जीडीपी का एक फॉर्मूला हम लोग क्या निकालेंगे? जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। अब देखिए यही तीन चीज तो होता है। यहां पर सी बराबर क्या है? ठीक है, कंजप्शन, उपभोग। तो उपभोग किसका? या तो गुड्स का या तो सर्विस का, इसी का तो उपभोग हम लोग करते हैं। ठीक है, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर इन्वेस्टमेंट, निवेश, है ना? तो एक साल में भारत के द्वारा या फिर विदेशियों के द्वारा जो भारत के अंदर क्या किया जा रहा है? इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसको भी जोड़ देते हैं। ठीक है, जी बराबर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। अब सरकार जो भी कल्याणकारी चीजों में पैसा लगा रही है, तो पैसा मिल किसको रहा है? पैसा इसी बाउंड्री के अंदर घूम रहा है ना, ठीक है? तो उसको भी जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? इसके अलावा और कोई भी चीज यहाँ पर होता है? खुद सोच के देखिए, इसके अलावा हम लोग और क्या करते हैं? कुछ करते हैं? ठीक है,
पैसा तो यही है ना, कंजप्शन के रूप में, क्या, गुड्स और सर्विस। एक साल में जो भी प्रोडक्ट बना या सर्विस बना उसका उपभोग किया, ठीक है। अब इस गुड्स और सर्विस को देने के लिए देसी और विदेशी कंपनियों ने क्या कर रखा है, निवेश कर रखा है। तो एक साल में कितना निवेश किया उसको भी जोड़ दिए। एक साल में सरकार ने कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए हैं, रोड बनाने में, पुल बनाने में, आवास बनाने में, आखिर पैसा खर्च तो हो ही रहा है, ठीक है, उसको भी जोड़ दिए। इसके अलावा पैसा से रिलेटेड और कोई काम होता है, नहीं होता है। तो अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, जीडीपी निकल जाएगा, ठीक है। तो जीडीपी का हम लोग दो तरह का फॉर्मूला देखें। पहला क्या था कि एक वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहेंगे। दूसरा, राष्ट्रीय आय और किसे कहेंगे, तो एक वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर के उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय के योग को भी क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। बुझा रहा है कि उड़ रहा है? आ रहा ना दिमाग में थोड़ा थोड़ा? थोड़ा सा इकोनॉमिक्स है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा मिलता है, ठीक है। जीडीपी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जीएनपी की। हाँ, नेशनल इनकम है। जीडीपी मतलब नेशनल इनकम को चार तरीका से मेजर कर सकते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। जिसमें निकालिए वो क्या है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। हिंदी में कहेंगे ग्रॉस यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। हिंदी में क्या कहलाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, राष्ट्रीय पद जहां पर लगा तो किसी एक देश के निवासी के लिए लगता है। जैसे हम लोग क्या है, भारत के निवासी। अब यहाँ पर भी जो श्रीलंका था, यहाँ पर जो काम कर रहा था वो भी है कौन, भारतीय है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे डोमेस्टिक में हम लोग क्या देख रहे थे कि देसी विदेशी जो दोनों कमा रहा था उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय में रख रहे थे। जीएनपी में क्या रखेंगे, तो जो सिर्फ देश का नागरिक है उसका जो आय है उसी को हम लोग किस में शामिल करते हैं, जीएनपी में। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे टाटा है, यहाँ रिबॉक है और यहाँ पर भी सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। चलिए, तो ये भी भारतीय कंपनी, ये भी भारतीय कंपनी, ये विदेशी कंपनी। अब जब भी जीएनपी निकालना होगा तो जीएनपी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो भारतीय हैं उसको एक साथ रख दीजिए और जो विदेशी है उसको लात मार के बाहर कर दीजिए, ठीक है। जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जीएनपी। यानी कि यहाँ टाटा के वैल्यू को हम लोगों ने जोड़ लिया, यहाँ पे सेल के वैल्यू को जोड़ लिया, लेकिन माइनस क्या कर दिया, रिबॉक को माइनस कर दिया, है ना। यानी कि बोल सकते हैं जीएनपी बराबर, अगर जीडीपी में से हम लोग भारतीयों के पैसे जोड़ दें और विदेशियों के पैसों को माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा। तो जीएनपी का फॉर्मूला क्या बन के आया, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है, भारतीयों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय, भारतीयों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय, इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। एम क्या है, विदेशियों के द्वारा भारत में अर्जित आय, जो भी किया होगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सिर्फ जो बचेगा वो क्या बचेगा,
नेशनल बचेगा, राष्ट्रीय बच जाएगा। ठीक है, तो जीएनपी बराबर क्या होगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, वेयर, जहां पर एक्स बराबर क्या है, भारतीयों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय। ठीक है, भारतीयों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय। और एम बराबर क्या हो जाएगा, विदेशियों के द्वारा भारत में अर्जित आय। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। और अगर इसका एडवांस फॉर्मूला बनाना है तो एक और फॉर्मूला बन जाता है। सिर्फ याद आपको क्या रखना है ना, अपना बेस स्ट्रांग रखना है, फॉर्मूला तो खुद ब खुद बन जाता है। तो एक तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये हो गया। कभी कभी क्या करता है, इसी का एक्सटेंशन कर देता है। कैसे करेगा देखते हैं, जीएनपी बराबर, है ना, अभी हम लोगों ने जीडीपी निकाला था, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सी प्लस आई प्लस जी। तो इस जीडीपी के जगह पर क्या हम लोग लिख सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी, लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर प्लस एक्स माइनस एम, तो जीएनपी बराबर और क्या निकलेगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है, भारतीयों के द्वारा विदेशों में अर्जित आय, और एम क्या है, विदेशियों के द्वारा भारत में अर्जित आय। इसको निकाल लेंगे, क्या निकल जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा। समझ में आया, बाउंस तो नहीं हो रहा। हमने बहुत लोगों को ना जीएनपी जीडीपी थोड़ा सा बाउंस करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब हम लोग आते हैं एनडीपी पे। ठीक है, मिटा देना। सेट वगैरह बनाइएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाता है ना, फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, और फॉर्मूला बस बहुत इजी वे में याद हो जाता है। नाम इसीलिए क्योंकि एक देखिए, जीडीपी जो होती है हमेशा जीएनपी से ज्यादा होती है ना, क्योंकि भारतीय विदेशों में रह के बहुत कम पैसा अर्जित करते हैं, लेकिन विदेशी भारत में आकर पैसा ज्यादा अर्जित करते हैं, है ना। इसीलिए जीडीपी हमेशा बड़ा दिखता है, किससे, जीएनपी। लेकिन जीएनपी क्या है, तो ये भारत का या किसी भी देश का शुद्ध आय, ठीक है, ये शुद्ध है कि हाँ ये भारतीयों के द्वारा ही कमाया गया। जबकि जीडीपी में क्या हो रहा था, भारतीयों के द्वारा और विदेशियों के द्वारा दोनों चीज शामिल हो जा रही। तो इसमें दिखता है कि भारत का पावर कितना है, किसी भी देश का इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है, यही हम लोग जीडीपी और जीएनपी से देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनडीपी। ठीक है, तो डीपी का तो फुल फॉर्म एज इट इज हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे हम लोग ने पढ़ा ना जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पर भी देखिए क्या है, डीपी है, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रही है। सिर्फ लग क्या गया है, एन, तो यहां पर एन क्या है, नेशनल नहीं भाई, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम लोग स्टार्ट करने के पहले इस वर्ड पे चर्चा किए ना कि एक ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है, तो अब तो नेट समझ में आप लोग को आ गया। ये क्या है, शुद्ध है ना, यानी कि हमेशा ये जीडीपी से क्या होगा, कमी होगा। शुद्धता मापनी है ना, कि दूध है 5 लीटर, उसमें 500 मिलीलीटर हम लोग पानी मिला दिए, ठीक है, तो हो गया कितना, 5.5 लीटर।
अगर शुद्ध दूध निकालना होगा तो 500 ml पानी तो हटाना होगा, तो हट जाएगा तो 500 ml बचा ना, दूध कितना बच गया जो शुद्ध दूध था। तो अगर मिश्रित वाला देखे तो 5.5 लीटर, लेकिन शुद्ध वाला देखे तो 5 ही लीटर है। तो ये हमेशा क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग अभी जो भी चीजें देख रहे हैं गुड्स के प्रोडक्शन में या सर्विस के प्रोडक्शन में, ठीक है, एक चीज को इग्नोर कर दे रहे हैं कि साल भर में हम लोग कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं तो एक चीज और हो रही है, खर्च भी तो हो रहा है कंपनी का। मशीन चल रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा आटा चक्की है, साल भर से उसमें से हम गेहूं पीस रहे हैं, ठीक है, बेल्ट टूट गया तो नया बेल्ट खरीद के लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो पैसा तो हम लगाए हैं, लेकिन क्या जीडीपी में वो पैसा दिखा? नहीं दिखा, बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, कि हम सिर्फ कमाए, मेरा क्या लगा वो तो देख ही नहीं रहे, ठीक है। या फिर ओवर ऑयलिंग करा रहे हैं, क्या उसका खर्चा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसका सर्विसिंग करवा रहे हैं, क्या उसका खर्चा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ऐसे तो बहुत सारे खर्चे होंगे, है ना। तो इसमें क्या करना है, पहले वर्ड पकड़ लेना है एनडीपी, यानी यहाँ पर चर्चा होगी जीडीपी के रिलेटेड, ठीक है। तो जीडीपी जो है, जो भी निकाले हो हम लोग, 2 रुपया जीडीपी निकाले, उस जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, जो भी खर्च हो रहा है उसको माइनस कर दे, जो भी जीडीपी था उसमें से जो भी मूल्य ह्रास हुआ, जो भी हमको खर्च हुआ, अगर उसको माइनस कर देते हैं तो क्या शुद्ध निकलेगा? शुद्ध निकलेगा। अभी तो हम देख रहे हैं कि हाँ हम 100 रुपया कमाए गुड्स बेच के या सर्विस बेच के, लेकिन ये 100 रुपया कमाने में मेरा 15 रुपया खर्च भी तो हुआ, लेकिन प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 100, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? 100 में से जब तक 15 नहीं घटाएंगे तब तक क्या एक्चुअल प्रॉफिट दिखेगा? तो ये क्या है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। जीडीपी में से जो भी खर्च हो रहे हैं उत्पादन में, जिसे हम लोग किस वर्ड से नाम से जानते हैं? डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। कोई गाड़ी खरीदते हैं, नेक्स्ट ईयर उसको बेच देते हैं तो सेकेंड हैंड बिकता है, तो क्या नया गाड़ी का वैल्यू मिलता है? आप लोग बोलते हैं ना कि अरे 1 साल में तो डेप्रिसिएट हुआ यार, इतना इसका चक्का घिस गया, इंजन घिस गया, फलाना घिस गया। मूल्य ह्रास यानी कि घिसावट, अपने देहाती भाषा में बोले तो मूल्य ह्रास बराबर क्या होगा? घिसावट। जो भी घिसावट हुआ मशीन में, आखिर मशीन का लाइफ तो कम हो गया, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे जीडीपी में से तो क्या निकल जाएगा? एनडीपी। तो एनडीपी का फॉर्मूला क्या है? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। बाउंस नहीं ना कर रहा किसी को? तो पता नहीं इकोनॉमिक्स से लोगों को डर इतना क्यों लगता है। हाँ, किसी चीज से जितना डरिएगा ना उतना डराएगा, लेकिन जिस दिन खड़ा हो जाएगा ना, कह रहे जो अब मारना है जाने मार लो आके, तो डर देखिएगा कम लगेगा। अब जब मान लीजिएगा कि हाँ फाइनली का होगा अधिक से अधिक, मर ही जाएंगे यार, तो फिर देखिएगा किसी से डर नहीं लगेगा, चाहे भूत खड़ा हो जाए चाहे असुर खड़ा हो जाए, है ना। लेकिन जब तक जान का मुंह रहेगा तब तक डर बहुत ज्यादा, कहीं मर गए तो मर गए तो मर गए, ठीक है, तो डर लगेगा नहीं लगेगा। इसे तो इकोनॉमिक्स अगर डरा रहे खड़ा हो जाना, अच्छा ठीक है यार, डराओ कितना डराते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो 2 4 5 नंबर तो जुगाड़ कर ही ले। अगर 15 नंबर का इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, बहुत डराएगा तो क्या होगा? तो लूप होल ढूंढ ढांड के कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है वहां से तो नंबर जुगाड़ कर लेंगे। अब इस सोच के साथ स्टार्ट कीजिएगा ना तो 15 नंबर का क्वेश्चन कब आप 12 13 तक पहुंच जाइएगा पता ही नहीं चलेगा, डर ही खत्म हो जाएगा। अधिक से अधिक क्या होगा कि इकोनॉमिक्स नहीं बनेगा,
सोच के स्टार्ट करना कि हाँ हमको एकदम जीरो से स्टार्ट, हमको कुछ नहीं आता, तो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ तो सीख जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम है कि सरल भाषा में आप लोगों को 3 टॉपिक समझा रहे हैं कि इजी लगे, कभी भी पूछ ले तो हाँ निकलने लगे एकदम रट्टू तोता की तरह। अरे हाँ सर, एनडीपी तो बहुत आसान था, इस जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटा देना आसान है ना। यही एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, सिविल सर्विसेज में हमेशा क्वेश्चन आया कि एनडीपी कैसे निकालेंगे। ठीक है, एनडीपी में से क्या घटाएंगे या जोड़ेंगे कि निकलेगा। ठीक है, तो क्या घटाएंगे, डेप्रिसिएशन घटाएंगे, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बहुत टफ नहीं आता। चलिए अब क्या बच गया, एक और एनएनपी। एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, आए नहीं, उत्पाद। जहां पे पी लगा हुआ, पी यानी हमेशा प्रोडक्ट की बात होती है। ठीक है, चलिए अब इससे मिलता जुलता क्या हम लोग कुछ पढ़े, जीएनपी पढ़े ना। देखिए जीएनपी, यहाँ एनएनपी है, यानी कि डेप्रिसिएशन इसमें भी घटेगा, लेकिन किससे घटाएंगे, जीएनपी से घटा देंगे, है ना। यानी एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, एनएनपी निकल जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों का राष्ट्रीय आय कैसे निकाला जाता है, ये 4 प्रोसेस हम लोग समझे। आगे के क्लास में हम लोग समझेंगे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, तो उसको आगे के क्लास में समझ लेंगे। यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ प्रोसेस समझ रहे हैं अभी राष्ट्रीय आय निकालने का। ठीक है, ये चारों तरीका समझ में आया ना। चलिए अब एक टॉपिक और बना लीजिए, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं पीसीआई, है ना। जैसे नेशनल इनकम को एनआई लिखते हैं, वैसे इसको क्या लिखेंगे, पीसीआई लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले देखिए हिंदी से ही समझ में आ रहा, प्रति व्यक्ति यानी भारत में प्रत्येक जो व्यक्ति है वो उसका मिनिमम इनकम कितना होता है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो टोटल नेशनल इनकम है, ठीक है, जो भी नेशनल इनकम हम लोगों ने निकाला, जीडीपी पे निकाला, जीएनपी पे निकाला, एनडीपी पे निकाला या एनएनपी पे निकाला, है क्या वो नेशनल इनकम ही है। तो जो भी टोटल किसी भी देश का नेशनल इनकम आया, उसको अगर भाग दे देंगे टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है, जो भी राष्ट्रीय आय था उस राष्ट्रीय आय को अगर कुल जनसंख्या से भाग दे दी, जैसे भारत का राष्ट्रीय आय मान लीजिए कुछ अरब आय, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिए 135 करोड़ आदमी से, जो भी रिजल्ट आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पीसीआई कहेंगे। ठीक है, अब यही पीसीआई डिसाइड करता है कि किस देश में व्यक्ति का रहन सहन कैसा है, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अगर आप ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, हाई।
अगर प्रति व्यक्ति आय कम होगा तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग आईफोन लेके घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे, क्यों, बेवजह का खर्चा। लेकिन अगर पैसा बहुत आने लगे आपके पास तो आप बोलेगा अच्छा चलो ठीक है खरीद लेते, है ना। तो इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, क्रय शक्ति बढ़ती है। और क्रय आप किस चीज का करते हैं, क्रय आप करते हैं आवश्यकताओं का। ठीक है, जो भी आपकी आवश्यकता है उसको आप क्रय करते हैं धन के माध्यम से। तो जितना ज्यादा धन होगा उतनी आवश्यक वस्तुओं को आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रय शक्ति बढ़ने से क्या होती है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाती है। और यही क्रय शक्ति अगर कम है, लिविंग स्टैंडर्ड डाउन है। और इसको क्या हम लोग इसके माध्यम से देख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर किसी देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है यानी बहुत धनी है, वहां के लोग को हर सुख और ऐश्वर्य प्राप्त है। और जहाँ का इनकम कम होगा वहां पे बस अपने आवश्यक बुनियादी चीजों पर ही आप डिपेंडेंट होंगे, उसके आगे कभी सोचिएगा नहीं, सोचिएगा। ठीक है, तो समझ में आया प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, कुल राष्ट्रीय आय में भाग दे देंगे टोटल पॉपुलेशन से, कुल जनसंख्या से। जो भी वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को ही हम लोग पीसीआई कहेंगे। ठीक है, कुछ फैक्ट्स है, अगर हम लोग पर कैपिटा इनकम देखते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम किसके रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इंडिया में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहाँ का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है और कहाँ का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। ठीक है, तो मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम जो है वो किसका है, गोवा का। ठीक है, मूवी में देखते हैं ना, गोवा कितना ऐश आराम से जी रहा है सब कुछ, खूब पैसा खर्च कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि पैसा ज्यादा कमा रहा है ना। सबसे बुरा हाल किसका है, झारखंड का भी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा यानी सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार का है। ठीक है, अगर इसी तरह देखें केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम किसका है, तो दिल्ली का, दिल्ली का पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में मैक्सिमम किसका, न्यू दिल्ली। क्लियर है, चलिए कोई भी डाउट नहीं ना, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, चैप्टर समाप्त हो गया। पॉपुलेशन, जनसंख्या, इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, कम, इसीलिए तो जनसंख्या अगर कम रहेगा तभी तो इनकम ज्यादा रहेगा। लक्षद्वीप, ठीक है, अगर मिनिमम देखा जाए पर कैपिटा इनकम यूटी में तो वो लक्षद्वीप का। हो गया, हाँ, और लक्षद्वीप मत लिखिएगा, बहुत लोगों ने ऐसे लिख भी लिया होगा। अगर ऐसे लिखा है तो सरासर गलत है। ठीक है, कैसे लिखना है, लक्षद्वीप, लक्ष्य नहीं, टारगेट वाला नहीं, लक्ष्य। ठीक है, समझ में आई बातें यहाँ तक। चलिए तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले चैप्टर में, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, अब थोड़ा आप देख, अगले क्लास में हम लोग मुद्रा का खेल देखें। ठीक है, चलिए, जय हिंद।